दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट थर्ड। इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर में हमारा एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट्स हैं। नाउ दीज आर द कंटेंट्स। सबसे पहले हम आज जो स्टडी करेंगे वो है एनर्जी कोस्ट, उसके बाद बेंचमार्किंग एंड एनर्जी परफॉर्मेंस, उसके बाद मैचिंग एनर्जी यूजेस टू रिक्वायरमेंट, then maximizing the system efficiency, then fuel and energy substitution, then energy audit instrumentation। चलिए, सबसे पहले जो आता है हमारे पास एनर्जी कोस्ट। अब एनर्जी कोस्ट से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि एनर्जी कोस्ट क्या है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। एनर्जी कोस्ट इज़ नथिंग बट जो भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी कोस्ट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस क्यों होना चाहिए? अवेयरनेस इसलिए होना चाहिए कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके एनर्जी पर कितना कहाँ कॉस्ट हो रहा है या आपकी एनर्जी पर कितना कहाँ पे एक्सपेंस हो रहे हैं, तो आप जब तक आप एक्सपेंसेस को नहीं देखोगे, उन्हें ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आप सेविंग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और चूँकि हम पढ़ रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एनर्जी को सेव करना है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें सफिशिएंट मीटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो सफिशिएंट मीटर जो होते हैं वो पर्टिकुलर एनर्जी जितनी भी आपने यूज़ की है उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपको मेज़र करके दे देते हैं कि आपके इतनी अवेलेबल एनर्जी है, इतनी एनर्जी आपने यूज़ की है। लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर ये जो मीटर होते हैं ये एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर पाते। अब जहाँ पे एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं हो पाता वहाँ पर काम में आता है एनर्जी इनवॉइस। तो एनर्जी इनवॉइस क्या करता है? एनर्जी इनवॉइस जो है वो एक रिकॉर्ड बनाता है जितनी भी आपने एनर्जी किसी पर्टिकुलर ईयर में परचेज की, ठीक है, और उसके बाद उसमें वो जो सेविंग का जो पोटेंशियल होगा उसको वो शो कर देता है। मतलब एक तरह से जो एनर्जी इनवॉइस है वो आपको ये सजेस्ट करता है कि आपने इस ईयर में इतना अपने एनर्जी कंजप्शन किया या इतना आपने एक्सपेंस किया इस पर्टिकुलर एनर्जी पर। तो वो आपको सजेस्ट भी करता है कि ये जो आप एनर्जी यहाँ जो आप खर्च कर रहे हो इसको आप अगर कम कर दोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो जाती है। तो ये होता है एनर्जी कोस्ट, मतलब सिंपल एनर्जी की कोस्ट को डिटरमाइन करना, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है हमारा फ्यूल कोस्ट। अब फ्यूल कोस्ट भी आप लोगों को पता है, हम किसी भी प्लांट की बात करें, चाहे हम थर्मल प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें, हाइड्रो की बात करें, या अगर हम इलेक्ट्रिकल से अपार्ट केमिकल सिस्टम की बात करें, किसी भी इंडस्ट्रियल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर फ्यूल कोस्ट जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। फ्यूल की कोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ना। अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल हम क्या कहते हैं कि थर्मल में कॉस्टली प्रोसेस होता है, कॉस्टलियर होता है ना थर्मल पावर प्लांट। वो क्यों होता है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो कोयला होता है या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो फ्यूल कॉस्ट जो होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है: अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड क्वालिटी। फर्स्ट, अगर जो भी आपको रॉ मटेरियल लेना है अगर वो अवेलेबल है तो आप इजीली उसको ले सकते हो। सेकंड, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट कम हुई ना, ठीक है। सेकंड, उसकी क्वालिटी। जैसे मैं एग्जांपल दूं कोयले का, तो कोल के 4 टाइप होते हैं: एंथ्रासाइट, बिट्यूमिन, लिग्नाइट और पीट। अगर आप क्वालिटी पर जाएंगे तो एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल और पीट इज़ द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल। तो अगर आप बेस्ट क्वालिटी के लिए जाएंगे तो आपको ऑब्वियस है उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर होते हैं किसी भी फ्यूल की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फ्यूल कॉस्ट होता है उसमें आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता है, या आपने किस तरह की क्वालिटी का फ्यूल यूज़ किया है, मतलब आप हार्ड रूप में यूज़ कर रहे हो, सॉफ्ट में यूज़ कर रहे हो या लिक्विड में यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आता है पावर कोस्ट। अब एनर्जी कोस्ट पढ़ लिया, फ्यूल कोस्ट पढ़ लिया, है ना। तो पावर कोस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट। अब जितना आपने पावर यूज़ किया है उस पावर का कॉस्ट कितना है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो पावर का कॉस्ट है ये ऐसा नहीं है कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ये पावर का जो कॉस्ट होता है ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी वेरी करता है। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ा था जिसमें हमने टैरिफ पढ़े थे, तो वो पूरा टैरिफ का जो पार्ट है वो यहाँ पे आता है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करते हैं, यदि हम अपने होम अगर अपने डोमेस्टिक पर्पज़ की बात करते हैं तो सबके लिए बिलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और ये डिपेंड करती है मैक्सिमम डिमांड पे, एनर्जी के चार्जेस पे, पीक या नॉन पीक पीरियड पे, पावर फैक्टर,
चार्ज पे, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ पेनल्टीज़ भी होती हैं, जैसे बिल की डेट आती है ना कि आपको इस डेट तक बिल फिल करना है, अगर आप इस डेट तक आप अपना बिल जमा नहीं कराएंगे तो इसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी जो अदर इंटेंसिव कॉस्ट होती हैं, ये पेनल्टीज़, ये आपके पावर की कॉस्ट में आ जाती है। चलिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है बेंचमार्किंग एंड एनर्जी परफॉर्मेंस। तो जब हमने एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट का फर्स्ट लेक्चर किया था तो हमने वहाँ पर एक टर्म यूज़ की थी बेंचमार्किंग, कि एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट जो है वो एक बेंचमार्किंग की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है ये बेंचमार्किंग? बेंच का मार्किंग इज़ नथिंग बट इट इज़ द इनपुट आउटपुट एनर्जी बैलेंस, मतलब आपने इनपुट पर क्या दिया और आपके पास आउटपुट पर कितना एनर्जी आया, इन दोनों का जो बैलेंस होगा वही हमारा क्या कहलाता है? बेंचमार्किंग। अब एनर्जी परफॉर्मेंस और बेंचमार्किंग दो तरह से होगी, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। अगर हम इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनली में तो क्या होगा, आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग डेटाज हैं, आपके जितने भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, आप उनका लॉजिकली एवेल्यूएशन कीजिए, उनमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, उनकी एनर्जी कंजप्शन, उनकी कॉस्ट ट्रेंड जो कि मंथ वाइज, मतलब मंथ वाइज कीजिए या डे वाइज कीजिए। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट का एवेल्यूएशन करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनल बेंचमार्किंग। और अगर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में सिमिलर जो यूनिट्स होंगी, सिमिलर यूनिट्स का क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे एक जैसी सिमिलर यूनिट्स हैं तो उनका हम क्या कर देते हैं? कंपैरिजन कर देते हैं। अब कंपैरिजन किस बेस पे करते हैं? तो उसके लिए कुछ कंपैरेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन, विंटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, या रॉ मटेरियल आपने जो यूज़ किया है, या जो भी आपने प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? बेंचमार्किंग एंड एनर्जी परफॉर्मेंस। चलिए इसके बाद क्या आता है? प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस। अब जब बेंचमार्किंग और एनर्जी परफॉर्मेंस देख लिया तो हमें किसी प्लांट की एनर्जी परफॉर्मेंस देखनी है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लांट जिसका हम एनर्जी मैनेजमेंट या जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन फैक्टर क्या है, मतलब इसका एनर्जी परफॉर्मेंस क्या है। तो उस एनर्जी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन फैक्टर निकाला जाता है। प्रोडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। प्रोडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्रोडक्शन डिवाइड बाय रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन, मतलब प्रेजेंटली जिस ईयर में आप काम कर रहे हैं उस ईयर में आपके प्लांट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डिवाइड बाय रेफरेंस। अब ये जो रेफरेंस है ये क्या होगा? देखिए जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम एक रेफरेंस सेट कर देते हैं। अब ये जो रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन है ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन को आप रेफरेंस मानोगे तो डिवाइड में प्रीवियस ईयर कर दीजिए। या फिर अगर आपने एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ सेट रूल्स होते हैं, उन सेट रूल्स के हिसाब से आपने अगर कंसिडर करा हुआ है तो वो रख दीजिए। या फिर आपके प्लांट में जिस भी ईयर मैक्सिमम आउटपुट आया आप इसको वहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपके एनर्जी परफॉर्मेंस का क्या निकल के आएगा? प्रोडक्शन फैक्टर निकल के आएगा। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि अब रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट एनर्जी यूज़, मतलब आपने जो रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट यूज़ किया, रेफरेंस ईयर कंसिडर किया है, उसके लिए क्या कैसे निकालेंगे? तो रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे? रेफरेंस ईयर में जितनी भी आपने एनर्जी यूज की उसको प्रोडक्शन फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो फाइनल चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या है? प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस। तो प्लांट एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे? रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट माइनस करंट एनर्जी डिवाइड बाय रेफरेंस ईयर इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या, ये जो है ये क्या बताएगा? ये फॉर्मूला आपका बताएगा कि आपके प्लांट की एनर्जी परफॉर्मेंस कितनी है एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस ईयर। अब रेफरेंस ईयर आप कोई भी ईयर कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ले लीजिए, मर्जी आए जो, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर या यूज़र या जो भी डिज़ाइनर इस चीज़ को डिज़ाइन करेगा। ओके चलिए उसके बाद क्या आता है? मैचिंग एनर्जी यूजेस टू रिक्वायरमेंट। देखिए अगर किसी सिस्टम में मिसमैच हो जाता है, मैचिंग बहुत ज़रूरी है ना, कि हम जो इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट हमें मिल रहा है, तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में मैचिंग होना ज़रूरी है। अगर इनके बीच में कहीं पर भी मिसमैच हो जाता है तो ये क्या, इस मिसमैच का मतलब क्या हुआ? इस मिसमैच, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूँ, जितना इनपुट मैंने दिया उतना आउटपुट मेरे पास नहीं आया है, ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टम में लॉसेस हुए ना, सिस्टम में लॉसेस तो कारण हुए इसका।
तो ये जो है ये मिसमैच बताता है कि अगर आपका इनपुट और आउटपुट का एनर्जी बैलेंस सेम नहीं है तो उसमें क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है मैक्सिमाइज द सिस्टम एफिशिएंसी। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको क्या करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि आप जितने भी लीकेज हो रहे हैं आपके सिस्टम में उनको ख़त्म कर दीजिए। दूसरा, आप उसकी कंडेंसेट रिकवरी को मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, उसकी कंबंशन एफिशिएंसी को बढ़ा दीजिए, या फिर वहाँ पे जितने भी आपने पंप, फ़ैन, एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, बॉयलर, फर्नेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सबको या तो रिप्लेस कर दीजिए या फिर उनका टाइम टू टाइम मेंटेन कीजिए। तो ये सब क्या करेंगे, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को, ये सारी जो स्टेप्स हैं ये इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेप होती हैं, बट ये बेसिकली हमने किसी पावर सिस्टम, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो पावर सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स को हमने यूज़ किया है कि अगर हम ये टर्म यूज़ करेंगे तो हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फ्यूल एंड एनर्जी सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चों, हमें अच्छे से पता है कि हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं, जिससे उनकी प्राइस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो क्या ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि हम क्या करें, उनकी जगह पे एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी ऐसे सोर्सेज से हम उन्हें रिप्लेस कर दें जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करें। और ये आजकल हो भी रहा है, आपको अच्छे से पता है। जैसे कैरोसिन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं सॉफ्ट केक से। नेचुरल गैस का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से कोल को हम कोकोनट सेल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है रिप्लेसमेंट के, ये क्यों किए जा रहे हैं, ताकि हमारे सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाए, सिस्टम की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए, सिस्टम में बैलेंस बना रहे, और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमाइज यूज़ हो, और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ मिनिमम हो, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्यूल एंड एनर्जी सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद आता है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। देखिए, हमने पता कर लिया कि हमें एनर्जी मैनेजमेंट करना है, ऑडिट करना है। अब जब भी हम कोई एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट, या एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट को छोड़िए, अगर हम इलेक्ट्रिकल में किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से हम इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज़ होती है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। हमारी जो ये ऑडिटिंग प्रोसेस है या ये जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो इस इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं, एनर्जी ऑडिट। अब ये एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैलकुलेट करना है, जैसे एसी और डीसी सिस्टम में, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर फैक्टर हो गया, एक्टिव पावर, कोई भी, जैसे हार्मोनिक्स, आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है उसके लिए अलग से ऑडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिकल के अलावा जैसे टेम्परेचर, हीट फ्लो, रेडिएशन, एयर एंड गैस फ्लो, लिक्विड फ्लो, जो भी आपको मेज़र करना है, इन सब के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। चलिए, अब ये कुछ मैंने एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट शो किए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मेज़र करेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर, किलोवाट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, रिएक्टिव पावर, करंट, वोल्टेज। ठीक है, इनके अलावा भी ये इंस्ट्रूमेंट हार्मोनिक्स को भी मेज़र कर देते हैं। और ये जो बात है, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो आपको दिख रहा है, दीज इंस्ट्रूमेंट आर अप्लाइड ऑनलाइन। इस ऑनलाइन का क्या मतलब है बच्चों, इस ऑनलाइन का मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको सिस्टम को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप किसी रनिंग इक्विपमेंट पे ये इंस्ट्रूमेंट रखना चाहते हो तो ये इजीली कैलकुलेट करेगा। ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल की। अगर हम बात करें कंबंशन की, तो कंबंशन एनालाइज़र क्या करेगा, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये गैसेस को मेज़र करेगा, जैसे O2 हुआ, CO2 हुआ, NOx हुआ, SOx हुआ। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर होता है, ये जो दिख रहा है आपको, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या करेगा, फ्यूल की एफिशिएंसी आपको मॉनिटर करके दे देगा, या फिर आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मेज़र करके दे देगा कि इस पर्टिकुलर फ्यूल की ये एक पर्टिकुलर कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है फायराइट।
फायराइट क्या होता है? ये एक हैंड ब्लो पंप होता है जो फ्लू गैस के सैंपल जो इस फायराइट के सॉल्यूशन में गिवन होते हैं, उस फ्लू गैस के सैंपल को क्या करता है, उसकी केमिकल रिएक्शन कराएगा उसके साथ और गैस को क्या करता है, रिवील करता है। ये फायराइट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल हो गया, कंबंशन हो गया, फ्यूल एफिशिएंसी हो गया, फायराइट हो गया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के हैं। इसके अलावा अगर आप और देखना है तो ये कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट भी होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट भी होते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब आपको पता है कि जिसकी भी स्पीड आपको मेजर करनी है उससे आप इस थर्मोमीटर को कनेक्ट टच कराइए। नॉन कॉन्टैक्ट में आपको टच कराने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये नेक्स्ट ही है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर हीट सोर्स से अपने सिस्टम को टच कराना है। ये इंफ्रारेड वेरिएशंस या ये जो वेव्स होती हैं इनके थ्रू अपने आप को सेंस करा लेता है। इसके अलावा पाइपिटर ट्यूब होती है, मैनोमीटर होते हैं जो वेलोसिटी, जो डक्ट्स होती है ना हमारी, उनके अंदर एयर वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। वाटर फ्लोमीटर्स होते हैं जो वाटर के फ्लो को मेज़र करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप भी होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप भी होते हैं, ठीक। तो ये हैं आपके एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। इन एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट ये उतने ही ज़रूरी हैं जैसे हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मैनेजमेंट या ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको इन एनर्जी मैनेजमेंट या एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इनको कैसे अप्लाई करना है, या अगर आप केमिकल के लिए जा रहे हैं तो किसे करना है, नॉन केमिकल के लिए जा रहे हैं तो किसे करना है। तो ठीक है, आज के जो लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने अपना एनर्जी कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, एनर्जी बेंचमार्किंग और आफ्टर दैट एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। इससे आगे के वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।